हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। तो उम्मीद है आपने एक्सरसाइज फर्स्ट के शुरू के 10 क्वेश्चन आपने बना लिए हैं। उम्मीद है हमारे ये जो जितने भी टॉपिक चल रहे हैं इक्विवेलेंस के, यानी किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना, सिमेट्रिक प्रूव करना या ट्रांजिटिव प्रूव करना, इनके क्वेश्चन सब आपसे बन जा रहे होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, ये हमारा थर्ड पार्ट है इस एक्सरसाइज का। पार्ट बाय पार्ट जो है वीडियोस हम लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए। स्क्रीन में देखिए क्वेश्चन नंबर 11। हमारा क्वेश्चन है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। ठीक है, एक रिलेशन है जो सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट के साथ है, यानी इनके बीच का रिलेशन है। अब ये रिलेशन किस चीज़ का, देखिए, इट इज़ द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, और रिलेशन हमको दिया हुआ है r इज इक्वल टू पी कॉमा क्यू, यानी ऐसे ऑर्डर पर इसमें हमको मिलेंगे कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट q फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से पॉइंट p का डिस्टेंस और ओरिजिन से पॉइंट q का डिस्टेंस सेम है। ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं p और q। जाहिर सी बात है p जो है पहले सेट से बिलोंग करने वाला एलिमेंट है, q जो है दूसरे सेट से बिलोंग करने वाला एलिमेंट्स होगा, और दोनों क्या होंगे, एक प्लेन में बने हुए बहुत सारे पॉइंट्स। और हमारे रिलेशन में वही पॉइंट्स के ऑर्डर पेयर आएंगे जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस आपस में बराबर होगा, यानी ओरिजिन से p का डिस्टेंस और ओरिजिन से q का डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा, तो वो हमारे रिलेशन में ऑर्डर पेयर बन के आ जाएंगे। अब हमको प्रूव ये करना है कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन क्या है, इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए हमको इसको रिफ्लेक्सिव भी प्रूव करना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी प्रूव करना पड़ेगा, ट्रांजिटिव भी प्रूव करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन हमसे बोलता है फर्दर शो दैट the set of all points related to a points p not equal to 0 0 is the circle passing through p with origin as the center। कहने का मतलब ये है कि p not equal to 0 0 का मतलब है कि ओरिजिन को छोड़ करके, 0 0 किसका कोऑर्डिनेट होता है, ओरिजिन का, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को छोड़ करके बाकी जितने पॉइंट्स होंगे वो सब आपस में रिलेटेड होंगे। और रिलेशन क्या होगा, यही यहाँ पर जो आपको रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपस में बराबर होगा ओरिजिन से। तो हमको ये बताना है कि बाकी के जितने पॉइंट्स होंगे उनका कलेक्शन, उनका सेट क्या बनता होगा। आंसर है एक सर्कल बनता होगा जो सभी पॉइंट से पास होगा, यानी जितने भी पॉइंट्स होंगे पॉइंट पे, सभी पॉइंट से ये सर्कल पास होगा जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा। तो ठीक है, सेकंड पार्ट हम बाद में समझते हैं। पहला तो ये है कि हमको जो रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन को हमको इक्विवेलेंस प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास कौन से सेट्स हैं, किस सेट का रिलेशन हमको बनाना है। तो याद रखिए हमारे पास ऐसे सेट्स हैं जिनमें क्या चीज़ है, पॉइंट्स हैं, और सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के ही एलिमेंट के साथ हमको रिलेशन देखना है। सपोज दिस इज सेट ए, तो ये भी कौन सा सेट होगा, सेट ए। तो हमको सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाना है। अब इस सेट में क्या होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स जिनको मैं लिख देता हूँ P1 P2 P3, और ऐसे इसमें इन्फिनिट पॉइंट्स होंगे बहुत सारे। ये भी वही सेट है तो इसमें भी वही सारे एलिमेंट्स होंगे, P1 P2 P3, और इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। इस सेट के जो एलिमेंट हैं उसको मैं P बोलूँगा, और इस सेट्स के जो एलिमेंट हैं उसको मैं Q बोलूँगा, जो कि हमारे ऑर्डर पेयर में चाहिए। अब एक प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स का मतलब ये है कि इन्फिनिट पॉइंट। तो आपको अब पता है कि अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखूँ A क्रॉस A, तो इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे जिनको प्रैक्टिकली हम यहाँ पे लिख के नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि P1 का रिलेशन P1 के साथ, P1 का P2 के साथ, P1 का P3 से के साथ, P1 का P4 के साथ, ऐसे करके बहुत सारे रिलेशन बनेंगे, फिर P2 का, फिर P3 का, फिर P4 का, तो इन्फिनिट रिलेशंस में बन जाएंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स, या टोटल पॉसिबल रिलेशंस जो हैं जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, इसको हम नहीं लिख सकते। अब हमको क्या नोट करना है, रिलेशन। रिलेशन क्या चीज़ है, तो आंसर है इसमें हमको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे P कॉमा Q। P पहले सेट से बिलोंग करने वाला एलिमेंट होगा, Q दूसरे सेट से बिलोंग करने वाला एलिमेंट होगा, और ये ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे कि जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस, अब मैं सारी चीज़ें लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट शॉर्टकट में मैं लिखता हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ पॉइंट P किसके बराबर होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ पॉइंट Q। ये
ठीक है, सरल शब्दों में, यानी P का ओरिजिन से डिस्टेंस और Q का ओरिजिन से डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस आपस में कैसा होगा, बराबर। तो जिस पॉइंट के डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाएंगे ओरिजिन से डिस्टेंस, वो हमारे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में इस रिलेशन के अंदर बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब इस रिलेशन को हमको तीनों चीज़ें प्रूव करनी है, यानी हमको इसको रिफ्लेक्सिव भी दिखाना है, सिमेट्रिक भी दिखाना है और ट्रांजिटिव भी दिखाना है। तो चलिए पहली चीज़ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की हम बात करते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ फॉर ऑल जितने भी पॉइंट्स हैं, यानी P1, P1 या P2, P2 जितने भी पॉइंट्स हैं, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स हमारे रिलेशन से बिलोंग करेंगे? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए, इज इट बिलोंग्स टू आवर गिवन रिलेशन, ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, एक यहाँ पे समझिएगा ना, साइड में मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये जैसे हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये हमारा ओरिजिन है, दिस इज एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है P1, तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम ओरिजिन। तो O से लेके P1 तक ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को देखिए। अब अगर यही पॉइंट्स है P1 और मैं दूसरा पॉइंट्स भी इसी को ले लूँ, P1 को ही ले लूँ, तो ओरिजिन से P1 का डिस्टेंस और ओरिजिन का P1 से डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस बराबर हो गए कि नहीं? अगर दो पॉइंट सेम मैं लेता हूँ P1 तो ओरिजिन से उनके डिस्टेंस भी आपस में बराबर होंगे। P2 लूँगा तो ओरिजिन से उनके डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे। तो इसमें जितने पॉइंट्स होंगे, हर पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से अपने ही पॉइंट के डिस्टेंस यानी ओरिजिन से डिस्टेंस के बराबर ही होगा। पॉइंट सेम है तो डिस्टेंस भी सेम होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि P1, P1, P2, P2, P3, P3 सब इस रिलेशन से बिलोंग करेंगे। इसलिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, R कैसा रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब सेकंड चीज़ देखिए, सेकंड चीज़ में हम मान लेते हैं कि ऐसे कोई दो पॉइंट्स होंगे, देखिएगा ना, इफ़ हमने मान लिया कि P1, P2 हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ओरिजिन से P1 का डिस्टेंस और ओरिजिन से P2 का डिस्टेंस बराबर है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ओरिजिन से P1 का डिस्टेंस और दूसरा कोई पॉइंट होगा यहाँ पे, मान लीजिए ऐसे, ये है P2 और ये हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इस तरह से गई होगी, सपोज x और y। ठीक, इस तरह से मान लेते हैं, दिस इज x एंड दिस लाइन विल बी y, ये वाली लाइन। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, ये हमारी y है, टेढ़ी मेढ़ी बन रही है तो प्रॉब्लम नहीं है, आराम से समझिए। ओरिजिन से P1 का डिस्टेंस और ओरिजिन से P2 का डिस्टेंस बराबर है। अगर डिस्टेंस बराबर है तो ये ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन में मिलेगा। तो क्या अगर मैं इस चीज़ को उल्टा करके बोलूँ, P2, P1, क्या ये रिलेशन से बिलोंग करेगा? देखिए, अगर मैं बोलता हूँ P1, P2 मेरे रिलेशन से बिलोंग करता है, इसका मतलब है P1 का डिस्टेंस ओरिजिन से और P2 का डिस्टेंस ओरिजिन से बराबर है। तो इसी चीज़ को उल्टा कर देने से, ऑर्डर को रिवर्स कर देने से क्या इनके डिस्टेंस बदल जाएंगे? तो आंसर है नहीं बदलेंगे। इसका मतलब है P2, P1 का डिस्टेंस भी ओरिजिन से बराबर होगा और ये भी हमको रिलेशन में मिलेंगे। इसलिए ये रिलेशन R क्या बन जाएगा, R इज सिमेट्रिक। ठीक, अब तीसरी चीज़ देखिए, तीसरी चीज़ में हमको ट्रांजिटिव प्रूफ करके दिखाना है। तो ट्रांजिटिविटी के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, देखिए ध्यान से, कि दो पॉइंट्स हैं, एक है P1, एक है P2, इन दोनों का ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर है, इसलिए ये ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन से बिलोंग करेगा। फिर हमने बोला कि P2, P3 ये भी हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है। इसका मतलब है P2 और P3 का डिस्टेंस भी आपस में बराबर है। तो ध्यान से देखिए कि P1 और P2 का ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर है, P2 और P3 का भी ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि P1 और P3 का भी ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर होगा? जी हाँ भैया, P1 का डिस्टेंस P2 के डिस्टेंस के बराबर है, तो P2 का डिस्टेंस P3 के डिस्टेंस के बराबर है, तो P1 P3 भी तो आपस में डिस्टेंस में बराबर होंगे ओरिजिन से। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी हमारे रिलेशन से बिलोंग करेगा। आप चाहें तो यहाँ पे आर्गुमेंट दे सकते हैं। ठीक है, किस तरह से आर्गुमेंट देना है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से, डिस्टेंस ऑफ P1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P2, और ये सारे डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, इसको भी
फ्रॉम ओरिजिन। इसी तरह यहाँ से भी आप लिख के दिखा सकते हैं। तो कहने का मतलब है हमारा जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। अब ये रिलेशन तीनों हो गया, तो यहाँ पे हम अपना आर्ग्यूमेंट लिख देते हैं एस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव। ठीक है, देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस। ये रिलेशन क्या होगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने समझने के लिए बनाया हुआ था, तो रब करने से ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक है, ये तो इतना स्पेस यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। हाँ जी, तो सेकंड पोर्शन का आंसर यहाँ पर साइड में देखिए, ये सेकंड पोर्शन का आंसर मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा, देखिए, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट पी नॉट इक्वल टू 0 0। पी नॉट इक्वल टू 0 0 का मतलब है बाकी अदर पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं ओरिजिन को छोड़ करके। इट इज़ द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट पी विथ ओरिजिन एज द सेंटर। तो ये क्या होगा, एक सर्कल होगा जो इन सभी पी से गुजरता होगा, यानी सभी पॉइंट से गुजरता होगा। तो ये जितने पॉइंट्स हैं वो सब पॉइंट्स आपस में रिलेटेड होंगे। तो इनका रिलेशन क्या है, देखिए, ऑल पॉइंट्स अदर देन ओरिजिन। पी नॉट इक्वल टू 0 0 का मतलब है अदर देन ओरिजिन, लाइक्स P1 P2 P3 P4 P5 P6 जितने भी पॉइंट्स हैं, या इस सर्कल पर यहाँ जितने भी पॉइंट्स आएंगे सरकमफ्रेंस पर, जिनके नाम हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। ठीक है, ऐसे इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। तो इन सब पॉइंट्स आप, ये सारे पॉइंट्स आपस में रिलेटेड हैं। रिलेशन क्या है कि सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, सेंटर से हर पॉइंट का डिस्टेंस आपस में बराबर है। और हमारी शर्त भी यही थी कि रिलेशन में वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। तो ये जितने पॉइंट्स हैं ये सब के सब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी रेडियस के डिस्टेंस पर है। यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। सो OP1 इज इक्वल टू OP2 इज इक्वल टू OP3 OP4 OP5, ये सब के सब क्या है, रेडियस। इसलिए ये सारे के सारे डिस्टेंसेस बराबर हैं, तो ये सब आपस में रिलेटेड हैं सारे पॉइंट्स। तो ये भी हमको प्रूव करके दिखाना था, वो हमने यहाँ पे साइड में दिखा दिया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, स्क्रीन पे देखिए। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, सेट ए क्या चीज़ है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। सभी तरह के ट्राइंगल का ये कलेक्शन है सेट ए, और हमको रिलेशन डिफाइन है सेट ए के अंदर, यानी सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट के साथ रिलेशन। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे समझिए, अगर हम एरो डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करें तो ये हमारा सेट ए है, तो दूसरा सेट भी क्या होगा, हमारा सेट ए ही होगा, और इनके बीच हमको रिलेशन देखना है, सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के ही एलिमेंट के साथ रिलेशन। अब इस सेट के अंदर क्या है, ऑल ट्राइंगल्स, हर तरह के ट्राइंगल्स। तो हम बोल देते हैं इसमें एक ट्राइंगल है T1, दूसरा ट्राइंगल है T2, तीसरा ट्राइंगल है T3, ऐसे करके बहुत सारे ट्राइंगल हैं। इसमें भी T1 T2 T3 और ऐसे इन्फिनिट ट्राइंगल्स हैं। हर तरह का ट्राइंगल का मतलब है, जैसे इसमें इस सेट के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, स्केल एंड ट्राइंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगा, और आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, यानी हर तरह के ट्राइंगल हैं। जैसे मिसाल के तौर पे समझिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल भी बहुत सारे होंगे, छोटे बड़े और छोटे, अलग अलग शेप साइज के, यानी एक एक ट्राइंगल छोटे बड़े शेप साइज के होंगे, बहुत सारे होंगे। तो इस सेट में हर तरह के ट्राइंगल हैं, और इनके एलिमेंट्स का दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ हमको रिलेशन देखना है। ये जो पहला सेट होगा इसके एलिमेंट को हम T1 बोलेंगे, और दूसरा सेट जो होगा इसके एलिमेंट को हम लोग T2 बोलेंगे, जैसे यहाँ रिलेशन में डिफाइन है। देखो, तो हमको रिलेशन दिया गया, हमको ऐसे ऑर्डर पेयर मिलेंगे T1, T2 कि T1 इज सिमिलर टू T2, यानी ये जो दो ट्राइंगल होंगे आपस में सिमिलर होंगे। तो जो दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे वो हमारे इस रिलेशन में बिलोंग करेंगे, और उसको हम एज ए रिलेशन यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। अब इस रिलेशन को हमको प्रूव करके दिखाना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है,
दूसरा पार्ट इसमें दिया गया है कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स। 3 राइट एंगल ट्राइंगल हमको कंसीडर करना है। T1 जिसके साइड होंगे 3, 4, 5, T2 जिसके साइड होंगे 5, 12, 13 और T3 जिसके साइड होंगे 6, 8, 10। तो हमसे पूछा गया विच ट्राइंगल अमंग T1, T2, T3 आर रिलेटेड, आपस में कौन से ट्राइंगल रिलेटेड होंगे और कौन से रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे। ये जो हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हमको रिलेशन में मिलेंगे जिसमें 2 ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, अच्छा अब फिर से याद करिए, 2 ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं, जैसे ऐसे समझिए, यहाँ पे साइड में दिखाता हूँ आपको मैं, ये एक छोटा ट्राइंगल है और ये एक बड़ा ट्राइंगल है। अगर मैं बोलता हूँ कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, सिमिलर के लिए हम लोग ये वाला निशान लगाते हैं। ये है T1 पहला ट्राइंगल और ये है T2 दूसरा ट्राइंगल। अगर हम बोलते हैं कि 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो सिमिलर होने के लिए 2 शर्त होनी चाहिए। एक तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होती हैं, ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है और ये तीसरा एंगल इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला होगा। ठीक, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। दूसरी चीज़, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होता है। रेशियो जैसे अगर मैं इसका नाम रखता हूँ ABC और इस ट्राइंगल का नाम रख देता हूँ PQR, तो इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा। जैसे AB तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड होगा PQ। तो अगर मैं AB डिवाइडेड बाय PQ करूँ और दूसरा साइड अगर मैं इसको लेता हूँ BC, तो दूसरा साइड हमारा ये हो जाएगा। तो BC डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा QR, और तीसरा साइड अगर मैं AC को मानता हूँ तो यहाँ तीसरा साइड करस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा PR। तो AC अपॉन PR, हमने सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिया और अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये सभी रेशियो आपस में बराबर हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, लेकिन अगर ये ट्राइंगल कन्ग्रेंट होते तो ये साइड ही आपस में बराबर हो जाती, यानी दोनों फिगर दोनों ट्राइंगल सेम साइड सेम शेप का होता। ठीक है, यहाँ तक समझ लीजिए। तो सिमिलैरिटी में ये 2 शर्तें होती हैं। ठीक, तो चलिए पहली चीज़ यहाँ पर हम रिलेशन को पहले नोट कर लेते हैं। हमको रिलेशन क्या बताया गया है, हमको बताया गया कि हमारे रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे T1, T2, जिसमें होगा क्या कि T1 पहला ट्राइंगल जो है वो दूसरे ट्राइंगल से सिमिलर होगा। ठीक, जो सिमिलर होगा वो इस रिलेशन में आ जाएगा। सिमिलैरिटी के लिए आप ये वाला सिंबल यूज़ कर सकते हैं, इस तरह का, ऐसे चिड़िया बैठा सकते हैं, तो दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर होंगे। अब हमको इसको इक्विवेलेंस प्रूव करना है, तो जाहिर सी बात है हमको तीनों चीज़ें यहाँ पर प्रूव करके दिखानी पड़ेगी। तो पहली चीज़ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ फॉर ऑल T मतलब ये जितने एलिमेंट हैं ना उसको हम T से दिखाते हैं। हर T के लिए क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि T1, T1 या T2, T2 या T3, T3 या T, कुछ भी बोल दीजिए। दिस बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। क्या मतलब हुआ, अगर मैं एक सेट से पहला ट्राइंगल T1 लेता हूँ तो दूसरे सेट से यही ट्राइंगल T1 लूँगा, T1। तो अगर ये ट्राइंगल यहाँ से T1 लिया और दूसरे सेट से भी T1 लिया तो दोनों तो सेम ट्राइंगल हैं, और जब दोनों ट्राइंगल सेम होंगे तो उनका शेप साइज भी एक जैसा होगा, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे कि नहीं। कहने का मतलब है हर ट्राइंगल अपने आप के सिमिलर तो होता ही है ना। हाँ जी, तो आप T2 लोगे तो वो T2 के सिमिलर तो होगा, T3 लोगे तो वो T3 के सिमिलर तो होगा। हर ट्राइंगल अपने सिमिलर होता है, और जो सिमिलर होंगे ट्राइंगल वो हमारे रिलेशन में आएंगे। तो इसका मतलब है ये T1, T2, T3 सब हमारे रिलेशन में आएंगे। इसका मतलब है हमारा रिलेशन R क्या चीज़ है, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए, हमने मान लिया इफ़ T1, T2, कैपिटल स्मॉल केसेस भी लिख सकते हैं। हमने बोला दिस बिलोंग्स टू R, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि T2, T1 भी हमारे रिलेशन से बिलोंग करेगा। इसका क्या मतलब है, देखिए, मैं अगर बोलता हूँ कि T1, T2 हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि T1 और T2 आपस में क्या है, सिमिलर हैं, तभी रिलेशन से बिलोंग करते होंगे। तो अब अगर मैं इसी बात को उल्टा करके बोलूँ कि T2, T1 भी हमारे रिलेशन से बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब यही ना होगा कि T1, T2 आपस में सिमिलर हैं। तो अगर T1 T2 के सिमिलर है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि T2 भी T1 के सिमिलर है, और अगर ये दोनों सिमिलर है तो हम बोल सकते हैं कि T2, T1 भी हमारे रिलेशन से बिलोंग करेगा। इसलिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा, R इज सिमेट्रिक। क्या बोलना है, R क्या चीज़ है, सिमेट्रिक है। ठीक है यहाँ तक। अब तीसरी चीज़ देखिए, तीसरी चीज़ के लिए हम मान लेते हैं इफ़
T1, T2 हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है एंड T2, T3 भी हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि T1, T3 भी हमारे रिलेशन से बिलोंग करेगा? क्या मैं ये बोल सकता हूँ? सोचिए। क्यों? देखिए, अगर मैं ये कहता हूँ कि T1, T2 रिलेशन से बिलोंग करता है, इसका मतलब है T1 और T2 आपस में सिमिलर होगा। अगर मैं बोलता हूँ T2 और T3 भी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है T2 और T3 भी आपस में सिमिलर होगा। अब देखिए, T1 T2 के सिमिलर, T2 T3 के सिमिलर, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि T1 जो है वो T3 के भी सिमिलर होगा? बिल्कुल होगा। अगर ये सिमिलर होगा तो T1, T3 भी हमको रिलेशन में मिलेगा। और अगर A, B, C रिलेशन से बिलोंग करता है और A, C भी रिलेशन से बिलोंग करने लग जाए, तो हम रिलेशन को क्या बोल देते हैं? R इज ट्रांजिटिव। क्या बोल देंगे रिलेशन को हम? कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब ये रिलेशन तीनों हो गया, तो यहां लिख देते हैं एस रिलेशन R is reflexive plus symmetric plus transitive, therefore R is equivalence relation। R हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट को थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है? कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1। तो एक हमारा ये ट्राइंगल है, मान लो इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ऐसे हम बना लेते हैं, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये वाली साइड है मान लीजिए 3, ये वाली साइड है 4 और ये वाली साइड है 5। ये कौन सा ट्राइंगल है? दिस ट्राइंगल इज T1। दूसरा ट्राइंगल उन्होंने T2 बोला है और उसके साइड थोड़े से बड़े बड़े बनाए हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा ही बना देता हूँ ऐसे। ठीक, ये वाला ट्राइंगल का नाम क्या है? T2। इसमें साइड क्या दिया है? 5, 12 और 13। तो मैं ये वाली साइड को मान लो 5 मान लेता हूँ दिखाने के लिए, अदरवाइज ऐसा नहीं बनना था। इसको 12 मान लेते हैं और इसको 13 मान लेते हैं। ठीक है, तीसरा ट्राइंगल है T3 जिसके साइड है 6, 8 और 10। तो इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ 6, 8 और ये हो गया हमारा 10। ये वाली साइड 6, ये वाली साइड 8 और ये वाली साइड 10। ये 3 ट्राइंगल हो गए। इस ट्राइंगल का नाम क्या है? T3। तो हमसे पूछा जा रहा है विच ट्राइंगल अमंग T1, T2, T3 आर रिलेटेड। कौन से ट्राइंगल आपस में रिलेटेड होंगे? आपस में रिलेटेड होने का मतलब क्या है? जो शर्त यहाँ दी हुई है रिलेशन में, क्या शर्त दी हुई है? कि 2 ट्राइंगल आपस में सिमिलर होने चाहिए। तो यहाँ पे हमको यही चेक करना है कि 2 ट्राइंगल में से कौन सा ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। इन तीनों में से सिमिलर कौन कौन से हैं? तो अगर मैं T1, T2 को चेक करूँ, T1 एंड T2 ये दोनों ट्राइंगल, तो सिमिलैरिटी की अभी कंडीशन में आपको यहाँ पे दिखा रहा था। देखो ये वाली, जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाता है। तो एंगल तो यहाँ पे हमको पता नहीं है, तो हम साइड्स के रेशियो देखेंगे। ये वाले ट्राइंगल का साइड है 3 और ये इसका बड़े वाले ट्राइंगल का साइड है 5। ये आपस में करस्पॉन्डिंग साइड है, तो यहाँ पे हम रेशियो ले लेते हैं 3/5। दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड ये ले लेता हूँ 4, तो इसका क्या होगा? 12 करस्पॉन्डिंग, तो ये हो गया 4/12। तीसरा साइड ये हाइपोटेनियस 5 लेता हूँ, तो इसका हाइपोटेनियस 13 हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 5/13। क्या ये तीनों आपस में बराबर हैं? तो आंसर है नहीं है। चेक करके देखिए, ये आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है T1 इज नॉट सिमिलर टू T2, यानी T1, T2 आपस में रिलेटेड नहीं है, सीधी सी बात। ठीक है, अब हम चेक करेंगे T2 और T3 को, ये दोनों ट्राइंगल। तो अब आप करस्पॉन्डिंग साइड समझ रहे हैं ना। 5 का करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा? 6। तो क्या लिखना अपने को? 5/6। दूसरा वाला साइड क्या है? इसको चेक कर रहे हैं हम। दूसरा 12 का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा? ये वाला होगा 8, तो ये लिख दिया 12/8। तीसरा क्या होगा? 13/10। ये तो समझ रहे हो अब आप ना। ये
थर्ड साइड, ये इसका थर्ड साइड। तो ये देखिए क्या है, बराबर है 5/6, 12/8, 13/10, नहीं है ये भी बराबर, ये बराबर नहीं है। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम लिख देंगे T2 इज़ नॉट सिमिलर टू T3, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ना। अब हमने T1 T2 को चेक किया, T2 T3 को चेक किया, अब हम किसको चेक करेंगे, T1 एंड T3। तो देखिए T1 का हमने साइड लिया 3, ये परपेंडिकुलर साइड, तो T3 का भी क्या लेंगे 6। फिर सेकंड साइड लिया 4, तो इसका भी कौन सा होगा 8, तो ये लिख दिया 4/8। इसका हम हाइपोटेनस ले रहे हैं 5, तो अगले का हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 10। अब आप इनको ज़रा डिवाइड करके देखिए, 3/6 कितना होता है 1/2, 4/8 भी कितना होता है 1/2, 5/10 भी कितना होता है 1/2। तो ये तीनों आपस में बराबर हो गए, इनका रेशियो दिख रहा है। अगर रेशियो बराबर हो गया तो इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, T1 और T3 ये आपस में क्या होंगे, सिमिलर। तो कौन से दो ट्राइंगल आपस में रिलेटेड हैं, आंसर है T1 और T3 आपस में रिलेटेड हैं, दिस इज आंसर। यहाँ मैं लिख देता हूँ रिलेटेड, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हमारा क्वेश्चन है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। हमारे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स क्या हैं, सारे पॉलीगॉन। पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर बोले तो कितने साइड वाला फिगर सबसे छोटा क्लोज्ड फिगर होता है, तो आंसर है 3 साइड वाला क्लोज्ड फिगर ट्राइंगल होता है। 4 साइड वाला क्लोज्ड फिगर क्वाड्रिलेटरल होता है। 5 साइड वाला क्लोज्ड फिगर गिनो 1 2 3 4 5, इसको पेंटागन बोलते हैं। 6 साइड वाला क्लोज्ड फिगर इसको हेक्सागन बोलते हैं। इसी तरह 7 साइड वाला क्लोज्ड फिगर हेक्टागन, फिर ऑक्टागन, नोनेगन, डेकागन, इस तरह करके सारे क्लोज्ड फिगर पॉलीगॉन कहलाते हैं। तो सबसे छोटा क्लोज्ड फिगर क्या होता है, ट्राइंगल, तो इसको पॉलीगॉन्स बोलते हैं। ठीक है, अब हमको एक रिलेशन दिया, ये तो सेट है, सेट के अंदर हर तरह के पॉलीगॉन है, छोटे बड़े छोटे बड़े। जैसे अगर मैं सिर्फ ट्राइंगल की ही बात करूं तो ट्राइंगल एक क्लोज फिगर है, पॉलीगॉन है, तो इसमें हर तरह के ट्राइंगल होंगे 3 साइड वाले, राइट एंगल, स्केल एंड ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, हर तरह के ट्राइंगल, और सब छोटे बड़े बहुत सारे, एक एक ट्राइंगल हजारों लाखों में होंगे। ठीक है, समझ गए। इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल होगा 4 साइड वाला, पेंटागन होगा 5 साइड वाला। अब हमको जो रिलेशन दिया गया उस रिलेशन को पढ़िए। रिलेशन क्या है, हमको ऐसे ऑर्डर पेयर मिलेंगे P1, P2 कि P1 और P2 क्या होंगे, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। यानी ये दो पॉलीगॉन कैसे होंगे, P1 P2 जाहिर सी बात है दो अलग अलग सेट से मिलेंगे। अब इसको मैं अगर एरो डायग्राम से आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा पिक्चर आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो ये हमारा एक सेट है और ये दूसरा सेट है, सेट का नाम A रखा हुआ है तो हम भी A रख देते हैं। इस सेट में बहुत सारे पॉलीगॉन है, छोटे बड़े। पॉलीगॉन का मीनिंग तो आप समझ गए, P1 P2 P3 और ऐसे बहुत सारे पॉलीगॉन। यहाँ भी बहुत सारे पॉलीगॉन होंगे, सेम सेट है P1 P2 P3 और ऐसे बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आप बहुत सारे लिख लेंगे। रिलेशन हमको क्या दिया हुआ है, रिलेशन में हमको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे P1, P2 जो क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे, यानी नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगॉन P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगॉन P2। जिस दो पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड्स बराबर होंगे वो हमारे इस रिलेशन से बिलोंग करेगा, वो ऑर्डर पेयर बन के आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें दूसरा पार्ट भी है, दूसरा पार्ट हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस रिलेशन को क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस, यानी तीनों चीज़ें यहाँ पे हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो पहली चीज़ हम आते हैं, हमको क्या प्रूव करना है, तो हमारा आंसर है पहले हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। तो ये इक्विवेलेंस प्रूव हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, हमको यहाँ ऐसे पॉलीगॉन चाहिए जो सेम नंबर ऑफ साइड्स रखता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, फॉर ऑल polygons P, P belongs to this relation। क्या मैं बोल सकता हूँ P, P इस रिलेशन से बिलोंग करेगा, या P1, P1, P2, P2, P3, P3, कुछ भी लिख सकते हैं आप। P1, P1 काहे, अगर मैंने P1 लिया है तो इसमें अगर 5 साइड है तो ये भी P1 इसमें 5 साइड होंगे, तो दोनों
दोनों पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स कैसे हो गए, बराबर बराबर। P2 लेता, मान लो P2 में 3 साइड है तो दूसरे P2 में भी 3 साइड होंगे, तो नंबर ऑफ साइड्स आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है हर पॉलीगॉन का यहाँ पे हमको डबलेट्स मिलने वाला है, इसलिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकंड वाला देखिए। सेकंड में यहाँ पे हम मान लेते हैं, इसमें हमको मानना पड़ता है। हमने मान लिया कि P1 और P2 ये दो ऐसे पॉलीगॉन हैं जो हमारे रिलेशन से बिलोंग करते हैं। P1, P2 बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है, P1 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ साइड्स और P2 के नंबर ऑफ साइड्स आपस में बराबर होंगे, तभी तो हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है। तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकता कि P2 के नंबर ऑफ साइड्स और P1 के नंबर ऑफ साइड्स आपस में बराबर हैं? ऑर्डर रिवर्स कर देने से नंबर ऑफ साइड्स तो नहीं चेंज हो जाएंगे ना जी। अगर दोनों ट्राइंगल हैं तो पहला ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के 3-3 साइड है, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ दूसरा ट्राइंगल और पहले ट्राइंगल के भी 3-3 साइड है। इसका मतलब है ये भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। इसका मतलब है R क्या हो गया, R इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, तीसरी चीज़ देखिए। तीसरी चीज़ में हम मान लेते हैं इफ़ P1, P2 हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है और P2, P3 भी हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है, तो इसका क्या मतलब है, P1, P2 रिलेशन से बिलोंग करता है, P2, P3 भी रिलेशन से बिलोंग करता है। इसका मतलब है P1 के नंबर ऑफ साइड, P2 के नंबर ऑफ साइड आपस में बराबर हैं और P2 के नंबर ऑफ साइड्स P3 के नंबर ऑफ साइड्स के भी बराबर हैं आपस में। तो इसका मतलब है P1 और P3 के नंबर ऑफ साइड्स भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब है P1, P3 भी हमारे रिलेशन से बिलोंग करेगा, और अगर ये बिलोंग करेगा तो रिलेशन क्या डिक्लेयर हो जाएगा, R इज ट्रांजिटिव। अब ये रिलेशन तीनों है, इसलिए रिलेशन क्या डिक्लेयर हो गया, इक्विवेलेंस। इसको लिख लेते हैं, रिलेशन R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये चीज़ तो हमारी प्रूव हो गई। अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए। ए क्या चीज़ है, ए हमारा ये सेट है जिसमें हर तरह के पॉलीगॉन्स हैं, हर तरह के पॉलीगॉन्स P1, P2, P3, P4। तो हमसे क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड्स 3, 4, 5। तो हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है। ये मैं सेकंड पार्ट अब हम डिस्कस करने जा रहा हूँ ना। सेकंड पार्ट, हमको एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके साइड्स क्या हैं, एक ट्राइंगल यहाँ पे मैं दिखाई देता हूँ बना के इस तरह से, जिसके साइड्स क्या क्या हैं, मान लो ये 3 है, ये वाला 4 है, ये वाला 5 है, ये इसके राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। तो हमको ये बोला जा रहा है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए रिलेटेड टू दिस ट्राइंगल, जो यहाँ नीचे मैंने बनाया। सेट ए में से ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन बनाइए, सेट ए में से ऐसे एलिमेंट्स को उठाइए जिनका रिलेशन इस ट्राइंगल के साथ हो, जिसके साइड्स हैं 3, 4, 5। तो जाहिर सी बात है अगर सेट ए के एलिमेंट्स इस ट्राइंगल के साथ रिलेशन में होंगे तो रिलेशन तो यही है जिसको पूरी करना है, यानी P1, P2 दोनों पॉलीगॉन कैसे होंगे, जिसमें सेम साइड्स होंगे। तो अब यहाँ देखिए सेट ए के अंदर बहुत सारे पॉलीगॉन्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं। इसमें ट्राइंगल भी होगा, क्वाड्रिलेटरल भी होगा, पेंटागन भी होगा, हेक्सागन भी होगा, हर साइड वाले इसमें पॉलीगॉन पड़े हुए हैं। तो ट्राइंगल के साथ कौन से पॉलीगॉन का जोड़ा बनेगा, यानी इस सेट में से, सेट ए में से मैं कौन कौन से एलिमेंट उठाऊं जो इस ट्राइंगल के साथ इक्विवेलेंट हो जाए, यानी क्या हो जाए, हमारे रिलेशन की शर्त को पूरी करें। रिलेशन की शर्त क्या है, दो पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड बराबर होने चाहिए। अब देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं, 3। कितने साइड होते हैं, 3 साइड। तो हमको दूसरा पॉलीगॉन वही लेना पड़ेगा सेट ए में से जिसमें कितने साइड हों, 3 साइड्स हों। तो 3 साइड्स वाले पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। अब वो हर तरह के ट्राइंगल हो सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलर ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, छोटे बड़े साइज के, हर तरह के, यानी जितने भी टाइप के ट्राइंगल होंगे सब में कितनी साइड होगी, 3, जो कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में है 3 साइड। तो इसका मतलब है अब यहाँ से जो हमको सेट मिलेगा वो कैसा सेट मिलेगा, तो आंसर है, यानी यहाँ सेट ए से जो हम एलिमेंट निकालेंगे वो किस चीज़ का सेट होगा, तो आंसर है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा।
सभी ट्राइंगल का सेट, यानी यहाँ से ऐसे पॉलीगॉन उठाना है सेट ए से जो सिर्फ कौन से हो, ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल में ही कितने साइड होंगे, 3 साइड, जो कि हमारे इस राइट एंगल ट्राइंगल में है 3 साइड। तो इसके नंबर को देख के कंफ्यूज नहीं होना कि 3 4 5 कहाँ से आ गया, इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ क्या करना है, 3 साइड गिनने। एक ट्राइंगल में 3 साइड है, तो सेट ए से भी आपको कौन कौन से पॉलीगॉन निकालने हैं जिसमें 3 साइड हो, और 3 साइड वाला पॉलीगॉन क्या कहलाता है, ट्राइंगल, हर तरह का ट्राइंगल। इसलिए हमने लिख दिया कि सेट ए से कौन से कलेक्शन निकलेंगे, आंसर है ऑल ट्राइंगल का कलेक्शन निकलेगा। समझ आ गई बात? दिस इज अवर फाइनल कंक्लूजन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। ध्यान से देखिए, हमारा क्वेश्चन है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। एक एक्स वाई प्लेन है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर बिछा हुआ एक पेपर है, उसमें बहुत सारी लाइन्स हैं। एल क्या चीज़ है, कोई सेट है, सेट का नाम हमने रख दिया। इसमें हर तरह की लाइन है, ऑल लाइन्स। लाइन्स का मतलब छोटी लाइन, बड़ी लाइन, टेढ़ी लाइन। टेढ़ी का मतलब स्ट्रेट ही रहेगा, मतलब झुकी हुई लाइन, इधर उधर दाएं बाएं। तो ऐसे समझिए ये हमारा एक एक्स वाई प्लेन है। अब इसको कैसे समझाएं आपको, ये ऐसे समझिए, दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस। तो ये वाला पूरा प्लेन जो है, इस प्लेन को क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन। ठीक है। अब इस प्लेन में हर तरह की लाइन है, जैसे ऐसी लाइन है, ऐसी लाइन है, बड़ी लाइन है, छोटी लाइन है, ऐसी भी लाइन है, ऐसी भी लाइन है, ऐसी भी लाइन है, छोटी भी लाइन है, बड़ी भी लाइन है, हर तरह की लाइन, हर डिज़ाइन में बहुत सारी लाइनें इस प्लेन में। ठीक है। अब हमको क्या दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है। देखिए इस सेट में रिलेशन क्या है कि हमको ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं L1 L2, जो क्या होंगे, L1 इज पैरेलल टू L2। पहली लाइन दूसरी लाइन से पैरेलल होगी, समझ रहे हो, पहली लाइन दूसरी लाइन से पैरेलल होगी। और कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आप देखें या एरो डायग्राम अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, ठीक है, दोनों सेट L है, तो इस सेट का नाम भी L, इस सेट का नाम भी L। ठीक है। इसमें लाइन होगी, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ऐसे करके बहुत सारी लाइन। ये भी वही सेट है, तो L1 L2 L3, ऐसे बहुत सारी लाइन्स हैं इसमें। समझ आ गई बात? अब हमको यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन क्या बोलता है कि हमको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे L1, L2, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे जिसमें ये पहली लाइन दूसरी लाइन के साथ क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल होगी तो हमारे यहाँ ऑर्डर्ड पेयर से बिलोंग करेगी, इस रिलेशन से बिलोंग करेगी। समझ रहे हो ना? ये यहाँ पे शर्त पूरी करनी है। तो इसको हमको प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। सेकंड पार्ट फिर बाद में आते हैं। तो पहली चीज़ देखिए, पहली चीज़ मैं क्या ये कह सकता हूँ कि फॉर ऑल लाइन्स L, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि L1, L1, ये 1 है ना, और ये कॉमा, L1, L1 बिलोंग्स टू R, ये L2, L2 बिलोंग्स टू R, L3, L3 बिलोंग्स टू R। क्यों? क्योंकि हर लाइन अपने पैरेलल तो होती ही ना जी। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे बनाता हूँ, तो दूसरी लाइन अगर यही दूसरी लाइन है, तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर बनेगी, यही लाइन होगी। तो एक लाइन के ऊपर एक लाइन बनाना, ये दो लाइन आपस में क्या हो जाती है, पैरेलल ही रहती हैं, उसको पैरेलल ही बोलते हैं। तो ये शर्त पूरी कर रहा है, यानी हर लाइन अपने आप के पैरेलल तो होता ही है, चाहे वो जिस डिज़ाइन में बना हो, जिस दिशा में बना हो, हर लाइन अपने आप के पैरेलल होता है। तो इसका मतलब है L1 L1, L2 L2, L3 L3 सब हमको इस रिलेशन में मिलेंगे। अगर ये हमको रिलेशन में मिलते हैं तो हमारा रिलेशन क्या डिक्लेयर हो जाएगा, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ से लिखता हूँ मैं। हमने मान लिया, क्या मान लिया, हमने मान लिया L1, L2 हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है। क्यों बिलोंग करता है? क्योंकि L1 L2 आपस में पैरेलल होंगे, इसलिए बिलोंग करते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि L2, L1 भी हमारे रिलेशन से बिलोंग करेगा? क्यों जी, क्यों बोलेंगे? देखो, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 को क्या मैं नहीं बोल सकता कि ये भी L1 के पैरेलल है, उल्टा सीधा एक समान, तो ये बिलोंग करेगा। अगर ये बिलोंग करता है तो इसका मतलब है R क्या चीज़ प्रूव हो गया है, R इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिक रिलेशन, रिलेशन R इज सिमेट्रिकल हो गया। तीसरी चीज़ देखते हैं यहाँ पे हम। तीसरी चीज़ में हम मान लेते हैं इफ़, ध्यान से देखिएगा, L1, L2 हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है एंड L2, L3 भी हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि L1, L3 भी रिलेशन से बिलोंग करेगा? ज़रा चेक करो।
अगर मैं बोलता हूँ कि L1 L2 रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब है L1 L2 के पैरेलल होगा। और अगर मैं बोलता हूँ L2 L3 रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब है L2 L3 के पैरेलल होगा। अब देखो L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि L1 L3 के पैरेलल हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे देखो ये लाइन L1 है, L1, और ये L2 के पैरेलल है, पैरेलल हो गई। और हमने बोला L2 खुद किसके पैरेलल है, ये L3 है। L1 L2 के पैरेलल और L2 L3 के पैरेलल, तो देखिए क्या L1 L3 के पैरेलल नहीं हो गया, हो गया, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर L1 L3 भी पैरेलल है तो L1, L3 भी हमारे रिलेशन से बिलोंग करेगा, इसलिए ये रिलेशन क्या डिक्लेयर हो गया, R इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो R हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन डिक्लेयर हो गया। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो R क्या कहलाएगा, दिस रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहला पार्ट हमने प्रूव कर लिया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन। ये एक लाइन हमको गिवन है, तो इसको मैं यहां पर बनाता हूं। गिवन लाइन, लाइन का इक्वेशन हमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x + 4। ठीक है, अगर हमको स्टैंडर्ड इसको अगर हम स्टैंडर्ड लाइन के इक्वेशन से कंपेयर करें, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, व्हाट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx + c। तो देखिए y x के सामने कौन सा नंबर है, 2, x के सामने m, और ये c 4 हो गया। m हम बोलते हैं स्लोप को, स्लोप मतलब ढलान। तो स्लोप की वैल्यू कंपेयर करने से कितनी मिल गई, 2। ठीक है, अब यहाँ हमको क्या रिलेशन दिया हुआ था, तो आंसर है रिलेशन हमको दिया हुआ था, हमको ऐसे ऑर्डर पेयर मिलेंगे जिसमें दोनों लाइनें क्या होती हैं, आपस में पैरेलल। तो जो लाइन पैरेलल होती वो हमारे रिलेशन में आती है, जो पैरेलल नहीं होगी वो रिलेशन में नहीं आएगी। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस, ऐसे लाइन का सेट बनाइए जो इस लाइन के इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन लाइन को ही रिप्रेजेंट करती होगी ना, जो इस लाइन के साथ रिलेटेड हो। रिलेशन कौन सा होगा, पैरेलल वाला। तो ऐसे लाइन का रिलेशन, ऐसे लाइन का आपको कलेक्शन बनाना है, सेट बनाना है, जो दी हुई लाइन से कैसी होगी, पैरेलल होगी, सीधी सी बात। तो पैरेलल होने की निशानी क्या है, तो आंसर है ऐसी लाइनें पैरेलल होती जिनका स्लोप आपस में बराबर होता है। स्लोप यानी ढलान। जैसे एक लाइन ऐसे झुकी हुई है, इसका कुछ स्लोप है, मान लो इसका स्लोप है 2, तो अब जिस लाइन का स्लोप 2 होगा वो बिल्कुल ऐसे ही झुकी होगी। इस लाइन का स्लोप भी कितना है, 2, तो दोनों का झुकाव एक जैसा होगा, इसका मतलब है दोनों लाइनें पैरेलल होंगी आपस में। तो जिस लाइन का स्लोप 2 होता है वो सारी लाइनें क्या हो जाएंगी, हमारे गिवन लाइन के साथ पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल होंगी तो उसका पूरा सेट बन जाएगा। तो इस सेट में कौन कौन सी लाइन आएगी, तो आंसर है वो लाइन आएगी जिसका स्लोप 2 होगा। समझ में आया, वो लाइनें यहाँ पे आ जाएंगी जिसका स्लोप क्या होगा, 2 होगा। तो ये सेट कैसा बनेगा, कैसे बनेगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए गिवन लाइन it is parallel to lines which is having slope 2, parallel to lines having slope 2, यानी हर उस लाइन से ये दी हुई लाइन पैरेलल हो जाएगी जिसका स्लोप सेम होगा, यानी 2 होगा। तो हमको कैसा सेट मिलेगा, तो यहाँ पे सेट हमको मिलने वाला है, सेट कैसा, मैं इसको सेट के रूप में लिख देता हूँ, ऑल लाइन्स, ऐसे लिखना चाहिए, ऑल, फिर से लिख देते हैं, हाँ देखिए, ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 2, ये हमको सेट मिलेगा। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए पॉज करके। 15 में हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान से पढ़िए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा, मैं अब इसको डिटेल से सॉल्व नहीं करूँगा, यहीं पे आपको ऑन द स्पॉट बताऊँगा।
देखिए हमको क्वेश्चन बोला गया है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट। ये एक सेट है, एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4 और रिलेशन हमको ये बताया गया है, ध्यान से देखिए दिस इज़ द रिलेशन, यहाँ तक है, ये इसके ऑर्डर पेयर है यानी 1 2 2 2 1 1 4 1 4 4 1 3 3 3 3 2 और हमको ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। चेक करना है कि आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है, जो भी मैच करेगा वो हम यहाँ से चूज़ करके बता देंगे। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं ध्यान से समझिएगा ना, अगर मैं रिफ्लेक्सिविटी के लिए चेक करूं, रिफ्लेक्सिविटी कब होती है, जब हमको डबलेट्स मिलते हैं हर एलिमेंट के। इसमें सेट में कौन कौन से एलिमेंट थे 1 2 3 4, तो सबके डबलेट्स होने चाहिए। जरा चेक करिए 1 1 है, यस, 2 2 है, यस, 3 3 है क्या, ये यहाँ नीचे है देखिए, 4 4 है क्या, यस। तो जितने एलिमेंट्स हैं सबके डबलेट्स हैं कि नहीं हैं, तो इसका मतलब है ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो मैं अब इसको डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखता हूँ, यहाँ पे चूँकि सबके डबलेट्स मौजूद हैं, ऑल डबलेट्स प्रेजेंट, तो ये सेट, ये रिलेशन क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो है भैया, पहली चीज़ पूरी हो गई। दूसरी चीज़ हम चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए शर्त क्या होता है, a कॉमा बी है तो b कॉमा ए भी होना चाहिए, यही है ना, a कॉमा बी है तो b कॉमा ए होना चाहिए। ये अपन चेक करते हैं, देखिए a कॉमा बी अगर हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है तो इट इम्प्लाइज कि b कॉमा ए भी हमारे रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। अब ज़रा चेक करके देखते हैं हम कि b कॉमा ए हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है या नहीं करता। ठीक है, चेक करते हैं, देखिए यहाँ देखिए 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, a कॉमा बी b कॉमा 1 है ना, 1 2 है, 2 1 कहीं दिख रहा है, देखो 2 1 कहीं नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब है 1 2 है रिलेशन से बिलोंग करता है, लेकिन 2 1 इसका उल्टा रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए R सिमेट्रिक नहीं होगा, R इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में ये फेल हो गया। ठीक है, अब हम ट्रांजिटिव को चेक करते हैं। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होता है, ट्रांजिटिविटी के लिए होता है a कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, और अगर b कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग करता है तब आप चेक करोगे कि a कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग करता है या नहीं। अगर करेगा तो रिफ्लेक्सिव बोल देंगे, ट्रांजिटिव बोल देंगे, और नहीं करेगा तो नहीं बोलेंगे। अब ये ध्यान रखिएगा, a कॉमा बी अगर बिलोंग करता है तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव है, लेकिन a कॉमा बी बिलोंग करता है और b से शुरू होने वाला b कॉमा सी भी बिलोंग करता है, तब आप a कॉमा सी खोजेंगे, और अगर b कॉमा सी नहीं है तो a कॉमा सी भी नहीं देखेंगे आप। अब चेक करिए 1 2, एक चीज़ तो हमने ऑलरेडी बेसिक लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि जितने डबलेट्स होते हैं वो इस टेस्ट को पास कर जाते हैं। तो 1 1 को हमको नहीं चेक करना, ऑलरेडी इसका टेस्ट पास हो जाएगा ट्रांजिटिविटी के लिए। 2 2 भी पास कर जाएगा, 3 3 भी पास कर जाएगा, 4 4 भी पास कर जाएगा। तो इनको तो चेक ही नहीं करना, ऑलरेडी पास हो जाते हैं। ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी डिटेल के साथ एग्जाम्पल में और जो हमने बेसिक लेक्चर 3 कवर किए हैं इसमें, उसमें कवर किए हुए हैं। तो हमको बाकी के एलिमेंट्स को चेक करना है। जैसे 1 2 देखिए, अब 2 से कोई और शुरू होता है, ये डबलेट शुरू होता है। देखिए ये a कॉमा बी है, b कौन है 2, तो 2 से जो शुरू होगा उसको b कॉमा सी मानेंगे। लेकिन अगर अब इसको b कॉमा सी मानते हैं तो डबलेट से और वैसे ही टेस्ट पास कर जाएगा ट्रांजिटिविटी का, तो उसको चेक ही नहीं करना। और कोई देखो जो 2 से शुरू होता है, कोई शुरू नहीं होता, तो a कॉमा बी है लेकिन b कॉमा सी नहीं है, तो ये तो टेस्ट पास कर गया ट्रांजिटिविटी का, समझ आया। फिर इसको देखो 1 3, ये है a कॉमा बी, b कौन है 3, तो 3 से जो शुरू होगा वो क्या माना जाएगा, 3 से जो शुरू होगा उसको हम b कॉमा सी मानेंगे। तो 3 से ये भी शुरू होता है, ये भी शुरू होता है, लेकिन ये डबलेट्स है, ये ऑलरेडी टेस्ट पास कर जाएगा, तो इसको नहीं छेड़ना। इसको देखो ये भी 3 से शुरू होता है, तो इसको मान लिए b कॉमा सी, समझ आया। तो अब देखो a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, b कॉमा सी बिलोंग कर रहा है, तो a कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए। a कौन है 1, c कौन है 2, तो 1 2 है क्या, ये देखो है, तो ये टेस्ट पास कर गया। a कॉमा बी है, b कॉमा सी है, तो a कॉमा सी भी हमको यहाँ पे दिख रहा है, पास हो गया। तो ठीक है, सभी तो टेस्ट पास कर गए जी। इसको देखिए 3 2, अगर आप इसको a कॉमा बी मानते हो, b कौन है 2, 2 से खाली यही शुरू हो रहा है बस, ये तो वैसे टेस्ट पास कर जाएगा, तो इसको हमको देखने नहीं, तो ये भी ट्रांजिटिविटी का टेस्ट पास कर जाता है। तो इसका मतलब है R क्या चीज़ है, ट्रांजिटिव भी है, R इज ट्रांजिटिव। अब देखिए क्या क्या है,
रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब खोजिए कौन सा ऑप्शन है। ये सेकंड ऑप्शन देखिए, बी वाला, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। नोट कर लीजिए पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ ध्यान से देखिए, ये भी आपको इजी है, समझ में आ जाएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। एन कोई नेचुरल नंबर का सेट होगा गिवन बाय, ऐसे ऑर्डर पेयर मिलेंगे ए कॉमा बी, जिसमें ए जो है वो बी में से 2 को माइनस करने से मिलेगा, और बी कैसा होना चाहिए? 6 से बड़ा। जाहिर सी बात है, ए, ये ऐसे समझो इसको, ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो दूसरा सेट भी किसका होगा? ये भी नेचुरल नंबर का ही सेट होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब ये 1 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे इन्फिनिटी तक। ये भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी तक। ये समझ में आता है आपको? अब यहाँ से फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट हैं उसको हम ए फॉर एप्पल बोलते हैं, और सेकंड सेट के जो एलिमेंट होंगे उसको बी फॉर बॉल बोलेंगे। अब हमको यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि बी कहाँ से लेना है? आंसर है बी सेकंड सेट से लेना है, सेकंड सेट से लेना है, लेकिन बी की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए। 6 से बड़ी आप रखेंगे, 6 से बड़ी। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं बी को 6 से बड़ा लेता हूँ, 6 से बड़ा मतलब 7 लिए, तो 7 में 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो हमको ऑर्डर पेयर क्या मिलेगा? बी आपने क्या लिया? 7, और आपको ए फॉर एप्पल क्या मिला? 5। तो 5,7। क्या यहाँ कोई ऑप्शन आपको 5,7 दिख रहा है जो कि हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है? नहीं दिख रहा, तो ये हमारा क्राइटेरिया फेल हो गया। अब हम यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हैं 8, यहाँ से बी से 8, तो अगर मैंने बी 8 लिया है तो ए कितना होगा? 8 में 2 माइनस करिए, 8 में 2 माइनस करिए, कितना आया? 6। तो देखो बी हम अगर 8 लेते हैं तो हमको ए कितना मिलता है? 6। ए मिला 6 और ये कितना मिला? 8। ये वाला ऑप्शन हमारे इस सेट से बिलोंग करता है क्या? आंसर है यस, ये सी वाला ऑप्शन। तो ये ऑप्शन सही होगा। फिर से देखो, अगर आप ये वाला ऑप्शन चेक करते इसको, तो ये बी होगा, ए होगा 2, बी होगा 4। तो अगर आप बी को 4 लेते हो तो बी में 2 माइनस करने से ए फॉर एप्पल बनेगा 2। तो 4 में 2 माइनस किए क्या बन गया? 2। तो ये है हमारा बी और ये है हमारा ए। ठीक है, बी में से 2 माइनस करने से बी में से 2 माइनस करने से ए फॉर एप्पल बनेगा, ये शर्त पूरी हुई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भैया बी जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, और आपने बी कितना ले लिया? 4 ले लिया, ये 6 से छोटा है, तो इसको लेने नहीं, ये फेल हो गया। तो ये वाला ए ऑप्शन जो है वो फेल हो गया ये। यहाँ पे देखो, अगर आप बी को 8 लेते हो, बी को 8 लेने से ए कितना आता है? 6। ये मैं यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो बी अगर 8 लेते हो तो ए 3 नहीं आएगा, 6 आएगा, तो ये भी फेल हो गया। बी को 8 लेते हो तो ए 6 आएगा, ये यहाँ पे दिख रहा है, तो ये पास हो गया। बी को 7 लोगे तो ए कभी भी 8 नहीं आएगा, क्योंकि 7 में से 2 माइनस करने से 5 आएगा। तो ए फॉर एप्पल 5 आएगा, बी फॉर बॉल 7 होगा, तो ये भी वैसे ही फेल हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपने क्वेश्चंस बना लिए। तो इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चंस थे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कोई अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। हमने पूरा एक्सरसाइज 1 जो है 3 पार्ट में कवर कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग रिलेशन के बाद फंक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगले लेक्चर में फंक्शन का इंट्रोडक्शन देखेंगे डिटेल के साथ। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।